बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका जो पेपर होने वाला है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से। समझ में आ गया? जो आधुनिक ऑफिस का जो प्रबंधन होता है उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा उसका कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। कैसा वीडियो होने वाला है? कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। ये जो पेपर होगा इसका यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारी यूनिट का अपन रिवीजन करेंगे। इस क्लास को शुरू करूं इससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको नीचे की तरफ आना, थोड़ा नीचे की तरफ आए और इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया, आपको यहाँ पर कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और सर्च करना है ऑफिस। ऑफिस जैसे आपने सर्च किया ऑफिस, तो यहाँ पर देखो स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। ऑफिस में ओ छोटा ही रखना, स्मॉल लेटर में आएंगे सारे के सारे। तो आपको मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के नाम से थर्ड सेमेस्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। जाकर इसको अच्छे से पढ़ लेना। समझ में आ गया? साथ के साथ एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैं आपको सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपन 20,000 सब्सक्राइबर के मात्र सिर्फ और सिर्फ कितने सब्सक्राइबर, 800 सब्सक्राइबर कम है। सिर्फ 800 ही बच्चे कम है। अगर आप जो जो वीडियो देख रहे हो ना, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा जो 20,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे होंगे। तो सभी बच्चे भाई इतना काम कर दो मेरा। आप सभी बच्चे चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो, आपका भी फायदा है। फ्री में नोट्स देता हूँ, फ्री में क्लास देता हूँ, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा यहाँ पर। यूनिट फर्स्ट की बात करें, कार्यालय और कार्यालय संगठन क्या होता है। पहला होता है यूनिट फर्स्ट का व्यवसायिक उद्यम क्या होता है। व्यवसायिक मतलब जो व्यवसायिक उद्यम वह संगठन होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य वस्तुएं या सेवाओं को उत्पादन या वितरण करते हैं। देखो, व्यवसायिक उद्यम क्या होता है? जो लाभ कमाने के उद्देश्य सेवाएं या वस्तुओं का उत्पादन व वितरण करते हैं। देखो, सीधी 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 बात है, किसकी बात करते हैं? बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, है ना। इट्स बिजनेस, आपने सुना होगा ना, वो वाला मीम चलता है ना, उसी की बात हो रही है। तो किसकी बात करें कि भाई उद्यम संगठन वही होते हैं जो लोग पैसे कमाने के लिए आपके सामने क्या करते हैं, चीजों को, वस्तुओं को इधर उधर बेचते हैं या सेवाओं को बेचते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? व्यवसायिक उद्यम के नाम से जाना जाता है। हर व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। भाई कोई भी आदमी बिजनेस करता है, कोई भी आदमी भैया, सीधी सीधी बात है, देखो कोई भी दुकान अड़ा कर जाओ, वो क्या कहो भाई 2 रुपया कमाने के लिए मैं बैठा कवन था। तो वही बात है, कोई भी बिजनेसमैन होता है उसका यही उद्देश्य होता है कि वो दो लाभ कमाए और जो उपभोक्ता है आपके सामने उसकी आवश्यकताएं, उसकी जो जो जरूरतें होती हैं उसकी जरूरतों को वो पूरा करे। समझ में आ गया? तो यही है, उसको उद्देश्य यही होता है लाभ कमाना और उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करना। कोई भी दुकान पर गया तो वो क्या करो भाई, थान जो सामान की जरूरत पड़े वो सामान देगो। इससे क्या वो जो सामान दे रहे उसका बदला 2 रुपया एक्स्ट्रा लेके थार कनो अपनो लाभ कमाओगे, अपनो प्रॉफिट कमाओगे। समझ में आ गई? व्यवसायिक उद्यम की व्यवस्था है। आपके सामने कोई भी बिजनेस होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला विशेषता होती है लाभ कमाना। कोई भी व्यवसाय होता है आपके सामने, कोई भी बिजनेस होता है, उसका क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला आपके सामने किसके लिए कोई बिजनेस किया जाता है? लाभ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। समझ में आ गया? अगला क्या? जोखिम उठाना। भाई कोई आदमी पहले पैसे लगाकर ही तो कोई वस्तु खरीदता है ना, और फिर आपके सामने क्या होता है, फिर आपको बेचता है, तब उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ता है? सामान खरीदना पड़ता है। अब बिके नहीं बिके ये भी तो हो सकता है, तो वो जोखिम भी उठाता है। भाई ये सुना होगा ना, हाई प्रॉफिट सॉरी हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, तो वो रिस्क भी लेता है। अगला है वस्तुओं या सेवाओं का प्रदान करना। तो वो कोई भी चीजें, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सर्विसेज है वो प्रदान करे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी किस में आती है? आपके सामने एक प्रकार के बिजनेस में आती है। इसमें क्या आता है? इसको सर्विस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो आप दुकान से सामान खरीद के लाते हो ये भी बिजनेस में होता है, उसको क्या कहलाते हैं? वो ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, या कोई भी आपके सामने मटेरियल के नाम से जाना जाता है, जिनको दिया जाता है वह जो क्या तो ऑब्जेक्ट दी जाएगी या कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। संगठनात्मक ढांचा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। भाई कोई भी आदमी कोई बिजनेस करता है तो उसको क्या करना पड़ता है? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो तैयार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पूरा संगठनात्मक ढांचा वो तैयार करना पड़ता है। समझ में आ गया? अगले वाला प्रश्न आपके सामने, कार्यालय क्या है? कार्यालय क्या होता है?
कार्यालय वह स्थान होता है जहां पर व्यवसाय से जुड़े सभी प्रशासनिक, लेखा और रिकॉर्ड संबंधित कार्य किए जाते हैं। मतलब कोई भी कार्यालय क्या होता है भाई आपके सामने, जहां पर व्यवसाय से जुड़े जितने भी कोई प्रशासनिक, लेख और रिकॉर्ड संबंधित कार्य किए जाते हैं। समझ में आ गया? देखो कोई भी आदमी है ना, कोई भी आदमी अपने क्या करता है भाई, उसके ये सुना होगा उसका हेडक्वार्टर, उस कंपनी का हेडक्वार्टर वहां पर है। सुना ना आपने ये सब, उस कंपनी का हेडक्वार्टर वहां पर है। ये क्या होता है, कोई भी कंपनी क्या करती है भाई, अपना बिजनेस चलाती है, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए कोई ना कोई उसको रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है कि कितना माल आया, कितना गया, कहां पर बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब रखना पड़ता है ना। तो जिस जगह पर ये सभी चीजें रखी जाती हैं, उसका प्रशासनिक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कार्यालय के नाम से जाना जाता है। कोई भी कार्यालय होता है वो व्यवसाय के बिजनेस मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कोई भी कार्यालय को व्यवसाय के ब्रेन के रूप में कहा जाता है। अगले वाला पॉइंट है कार्यालय के मुख्य कार्य। कोई भी कार्यालय होता है उसके क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं? पहला कार्य होता है, मुख्य कार्य, सूचना को संग्रह करना। क्या करना होता है भाई? कोई भी सूचना उसको इकट्ठा करना काम होता है। रिकॉर्ड रखना, कितना माल आ गया, कितना गया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, किनको कितना कितना पेमेंट चल रहा है, सभी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पत्राचार करना। अगले वाला पॉइंट क्या आपके सामने किसके लिए भी रखा जाता है भाई? पत्राचार के लिए भी रखा जाता है। पत्राचार क्या होता है भाई? आपके सामने कोई भी अपने जो सूचना होती है उसको आदान प्रदान करने के लिए भी आपको क्या किया जाता है भाई? आपके सामने जो कार्यालय के अंदर रखा जाता है। अगला, निर्णय लेने में सहायता करना। कोई भी निर्णय ली जाती है उसमें भाई, कोई भी कार्यालय होते हैं उसमें क्या होता है, टॉप अधिकारी बैठते हैं। कार्यालय में कैसे लोग बैठते हैं भाई? अच्छे पढ़े लिखे टॉप लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं, और वहां से बैठकर कंपनी के हित में जो भी फैसले लेने होते हैं वो उसी कार्यालय में किए जाते हैं। कार्यालय में कौन कौन से कर्मचारी होते हैं? कार्यालय में कर्मचारी वे लोग होते हैं जो कार्यालय के विभिन्न कार्य को संपन्न करते हैं। मतलब कार्यालय में कौन से कर्मचारी होते हैं भाई? जो कार्यालय में अलग अलग प्रकार के कार्य करते रहते हैं, वही लोग आपके सामने कार्यालय में देखने को मिलते हैं। कौन कौन देखने को मिलते हैं भाई आपके सामने? वही कर्मचारी देखने को मिलते हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते रहते हैं, वही कार्यालय के कर्मचारी देखने को मिलते हैं। कार्यालय कर्मचारियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भाई आपके सामने? पहला, कोई लिपिक होगा, कोई बाबू, कोई टाइपिंग करने वाला होगा आपके सामने, टाइपिस्ट भाई आपके सामने, रिसेप्शनिस्ट। अगर आप कार्यालय के अंदर घुसते हो तो उसके आपसे पूछने के लिए भाई आपको क्या काम है, या फिर आपको ये बताने के लिए कि आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको कौन से नंबर रूम में जाना है, तो रिसेप्शन पे भी आपको एक न एक व्यक्ति देखने को मिलेगा। पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है? पूरी कार्यालय के अंदर या जो कंपनियां होती हैं उनके उनके नीचे जितने भी कार्यालय काम कर रहे हैं, क्या उनके अंदर सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सब चीजों की जांच करने के लिए क्या एक ऑब्जर्वर भी होता है। क्या होता है? एक ऑब्जर्वर भी रखा जाता है। क्या क्या किसको रखा जाता है? एक ऑब्जर्वर को भी रखा जाता है। अगले वाला है प्रबंधक। सभी की सभी चीजों को मैनेज करने के लिए एक प्रबंधक को भी रखा जाता है। किसको रखा जाता है? एक प्रबंधक होता है, उसको भी रखा जाता है। तो ये सारी की सारी पोस्टें हैं आपको एक कार्यालय में देखने को मिलती हैं। लिपिक, टाइपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, प्रवेशक और आपके सामने प्रबंधक, ये सारी की सारी आपके सामने जो पोस्ट है वो देखने को मिलती हैं। अगले वाला है व्यवसाय संगठन के सामान्य रूप। कोई भी व्यवसाय बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके सामान्य रूप कितने प्रकार के होते हैं आपके सामने? पहला होता है एकल स्वामित्व, सिंगल अथॉरिटी। क्या होता है? सिंगल अथॉरिटी। क्या होती है सिंगल अथॉरिटी? एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया व्यवसाय। गांव में जो दुकान चलाई जाती है ना, आपके सामने अपने रामू काका की दुकान है, रामू काका की दुकान है, रामू काका भाई आपके बेटे को भी वहां पर नहीं बैठने देते हैं, नहीं देते आपके सामने। एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई संस्था चलाई जाए, कोई आपके सामने कार्यालय चलाया जाए, उसको क्या कहा जाता है? एकल स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एकल स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। पूरा का पूरा संगठन, पूरा का पूरा कार्यालय, पूरा का पूरा बिजनेस है, व्यवसाय, वो एक व्यक्ति के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अगले वाला आपके सामने साझेदारी। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई संस्था चलाई जाती है उसको साझेदारी की संस्था कहा जाता है। किसकी संस्था कहा जाता है भाई आपके सामने? साझेदारी की संस्था कहा जाता है, जिसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई भी बिजनेस को आपके सामने चलाते हैं। समझ में आ गया? आपने नहीं सुना होगा कि भाई मैं तो सज जाऊं काम करा, हाँ, पार्टनरशिप में। किसमें? पार्टनरशिप में मारो बिजनेस क्या है? पार्टनरशिप का बिजनेस है। तो यही इसमें दो या दो से अधिक लोग अपने पैसा लगाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, अपना काम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? साझेदारी का बिजनेस के नाम से जाना जाता है।
कंपनी का संगठन, कंपनी संगठन, कानूनी रूप से पंजीकृत व्यवसाय संगठन। मतलब कंपनी संगठन क्या होता है भाई, बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर कोई भी कार्यालय, कोई भी काम किया जाता है, उसको कंपनी संगठन के नाम से जाना जाता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। आपने नहीं सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी हो गई, जियो कंसल्टेंसी हो गई, आपके सामने रिलायंस कंसल्टेंसी होगी। तो इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये क्या करती हैं, आपके सामने कानूनी रूप से लीगली रजिस्टर्ड रहती हैं, लीगली रजिस्टर्ड रहती हैं। समझ में आ गया आपके सामने, और एक बहुत बड़ी कंपनियों का रूप लेते हैं। कार्यालय कार्य के लाभ, कोई भी कार्यालय कार्य में क्या आपके सामने लाभ होते हैं, कार्य में गति आती है। कोई भी कार्य है भाई, कोई कार्यालय अगर आप बनाते हो, कोई बड़ी कंपनी है, आपने उसका कार्यालय बना रखा है, तो उसका क्या क्या लाभ होगा, कार्य में गति आएगी। कोई भी काम है वो क्या होगा, स्पीड से होगा भाई। आपके सामने कोई भी काम होता है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से देखने को मिलता है, स्पीड से काम होता है। अगले वाला है सही रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। हमेशा अगर कोई भी रिकॉर्ड वगैरह चेक करोगे आप वहां पर जाकर, तो आपको हमेशा सारा का सारा रिकॉर्ड है सही जगह पर, एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया, सही जगह पर आपके सामने रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। निर्णय लेने में सुविधा मिलती है। आपको किस चीज में फायदा होता है, अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, किस चीज में फायदा होगा, अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे, आपको उस डिसीजन लेने में काफी ज्यादा मदद होती है। अगले वाला पॉइंट है कार्य का सही नियंत्रण। कोई भी आपके सामने कोई भी वर्क करते हो, तो उस पर सही आदमी का कंट्रोल होगा। कंट्रोल कैसे होगा भाई, आपके सामने एक बात बताओ, कोई भी कार्यालय में बैठे होंगे ना, उसमें सीओ बैठा होगा, फिर उसके नीचे उसका सीओ होगा, फिर उसका मैनेजर होगा, फिर मैनेजर के नीचे आपके सामने और टीम के ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होंगे। तो इसीलिए सबका जो कार्य होता है ना, फिक्स रहता है, उसी हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं आपके सामने, है ना। और कितना काम करना है, कैसे करना है, सभी की सभी चीजें आपके सामने कंट्रोल में रहती हैं। और रिकॉर्ड है, आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड वहां पर जाकर देखोगे मिल जाएगा, क्योंकि ऑफिस का काम ही होता है रिकॉर्ड को मेंटेन करना। अगले वाला है कार्यालय कैरियर के श्रेणियों और नौकरियों का वर्गीकरण करना। कार्यालय कैरियर की जो अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती हैं, और किस किस प्रकार की जो नौकरियां होती हैं, उनका वर्गीकरण देखने को मिलता है। किस किस प्रकार की नौकरियां देखने को मिलती हैं, पहली नौकरी होती है लिपिकीय श्रेणी। लिपिकीय श्रेणी कौन सी होती है, आपके सामने रिकॉर्ड और लेखन कार्य जहां पर देखने को मिलता है। जो लिपि की श्रेणी में क्या देखने को मिलता है आपके सामने, इसमें देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार का जो रिकॉर्ड है रखा जाता है, और आपके सामने राइटिंग के कार्य किए जाते हैं। किसका काम, रिकॉर्ड लिखने का, और आपके सामने लेखन का, राइटिंग का कार्य किया जाता है। अगले वाला आपके सामने ऑब्जर्वर की श्रेणी, ऑब्जर्वर कैटेगरी। ऑब्जर्वर कैटेगरी क्या की जाती है आपके सामने, कार्यों की निगरानी। भाई ऑब्जर्वर का काम क्या होता है, जैसे आपके सामने अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट का ऑब्जर्वर क्या करेगा, अकाउंट्स का काम जितना भी जो लेखा है, जितना कर्मचारी पेंशन आ रही है, आपके सामने किन किन का सही से चढ़ी है या नहीं चढ़ी, आपके सामने सारी की सारी जानकारियों को क्या करेगा, वो आपके सामने सारे के सारे कार्यों को वो निगरानी रखने का काम करेगा। समझ में आ गया, तो पर्यवेक्षक श्रेणी का यही काम है, कार्यों की निगरानी रखना। अगले वाला पॉइंट है प्रबंधीय श्रेणी। प्रबंधीय श्रेणी क्या होता है, योजना और निर्णय लेना। कोई भी योजना, प्रबंधीय मैनेजमेंट का क्या काम होता है भाई, आपके सामने मैनेजमेंट का क्या काम होता है, आपके सामने मैनेजमेंट का काम होता है कोई भी योजना बनाना और कोई भी निर्णय लेना। क्या करना, कोई भी योजना बनाना, समझ में आ गया, और कोई भी निर्णय लेना, ये काम होता है किसका, मैनेजमेंट का। किसका काम होता है भाई, मैनेजमेंट का यही काम होता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कार्यालय नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल। अगर आप कोई भी जो ऑफिस जॉब के लिए कौन कौन से आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, अगर कोई भी आप ऑफिस जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, आपके अंदर कौन कौन सी वो स्किल होनी चाहिए। पहली स्किल आपके सामने संचार कौशल। संचार कौशल क्या होता है भाई, आपके अंदर दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करने की स्किल होनी चाहिए। समझ में आ गया, कम्युनिकेशन स्किल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी स्किल होती है भाई, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। दूसरे व्यक्तियों के साथ आप क्या कर सकते हो, बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, प्रोफेशनल बातचीत करना। ऐसा को नहीं अब या तो थाने कदे थे गना बटोड़ा सा तोड़ लियो हो, है ना, लेकिन अगर थाने कोई दूसरा आदमी के सामने बोलने के लिए कदे 2 मिनट में टाइम टाइम फिस ऐसा को नहीं, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करने का आपको तरीका आना चाहिए, आपका संचार कौशल है वो मजबूत होना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है कंप्यूटर का ज्ञान। किसका नॉलेज होना चाहिए भाई, आपके सामने आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट होना आपको जरूरी है। किसका,
टाइम मैनेजमेंट आना आपको जरूरी है, टाइम को मैनेज करना आपको आना जरूरी है। अगला है कार्य अनुशासन। कार्य अनुशासन क्या होता है? वर्क डिसिप्लिन होना आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होना जरूरी है भाई? आपके सामने वर्क डिसिप्लिन होना, कार्य का अनुशासन होना जरूरी है, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है, और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना जरूरी है। ये चीजें आपको कुछ आनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, समय प्रबंधन आपको आना चाहिए, और कार्य अनुशासन के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है कार्यालय कर्मचारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। कोई भी कार्यालय कर्मचारी होते हैं, उनके क्या कार्य और क्या उत्तरदायित्व होते हैं? क्या उत्तरदायित्व होते हैं? समय पर कार्य करना। कोई भी समय आपके सामने कोई भी फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर आपके सामने सारा का सारा काम निपट जाना चाहिए। क्यों? कार्यालय में बैठे भाई आपके सामने लोगों का काम क्या है? सही समय पर आपके सामने सारे के सारे काम करके देना। जैसे आप सरकारी कर्मचारी होते हैं, और जब आपके सामने उनका मार्च का या फरवरी का महीना आता है, भाई उन पे दाब लग जाती है कि जल्दी से सारा का सारा जो पूरी साल का जो हिसाब किताब है वो देना होता है। तो यही आपके सामने समय पर कार्य करना एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने काम होता है। अगला है गोपनीयता बनाए रखना। गोपनीयता बनाए रखना मतलब प्राइवेसी मेंटेन रखना। क्या करना? प्राइवेसी मेंटेन रखना। प्राइवेसी मेंटेन करने का अर्थ यही है कि आपकी कोई भी कंपनी है ना, आपकी कोई भी कंपनी है, अब उस कंपनी की कोई कंपटीशन वाली कंपनी होगी, और वो हमेशा चाहेगी कि आपके कर्मचारियों से आपकी कंपनी का डाटा है वो हमेशा निकलवा ले, ताकि क्या करेगा? आपके सामने वो उस डाटा का उपयोग कर सके। तो आपको क्या करना है? अपनी कंपनी का जितना भी सेंसिटिव डाटा होता है, जितना ऐसा गोपनीय डाटा होता है, उसको क्या है? गोपनीयता बनी रहे, कोई दूसरी कंपनी के साथ नहीं जाए, नहीं दूसरी कंपनी उसका फायदा उठा सकती है। रिकॉर्ड सुरक्षित रखना। जितने भी रिकॉर्ड है उनको बचाकर रखना और उनको सुरक्षित रखने का भी कार्य करना होता है। अगला है वरिष्ठों का पालन करना। जितने भी जो वरिष्ठ लोग होते हैं आपके सामने, उनका पालन करना मतलब रूल रेगुलेशन का मानना। किसका पालन करना? रूल और जो रेगुलेशंस होते हैं उनकी पालना करना भी इसमें सीखा जाता है। रूल और रेगुलेशन की पालना भी की जाती है। समझ में आ गया? तो ये थी आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो पर्सन का नाम है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना। सभी बच्चों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो भाई। 20,000 सब्सक्राइबर के पास बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपन। सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने अपन जो 20,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंच जाएंगे। तो करो भाई, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देख रहे हो ना, वो भी सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो देखो आपका भी फायदा। आपको कोई लाइव क्लास लेता हूं मैं, आपके सामने कोई वीडियो डालता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो, है ना। और सारे क्लासेस के फ्री में नोट्स भी डालूंगा, वीडियो क्लासेस भी डालूंगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, नोट्स, सब कुछ डालूंगा। तो आपको तो बस सब्सक्राइब करना है ना, आपको तो फ्री में हो रहा है, प्लीज कर दो सब्सक्राइब एक बार। यूनिट नंबर 2 की बात करें, जिसमें अभिलेख प्रबंधन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट आता है। क्या आता है आपके सामने? अभिलेख प्रबंधन में क्या होता है? रिकॉर्ड मैनेजमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? रिकॉर्ड मैनेजमेंट देखने को मिलता है। जिसमें क्या होता है? अभिलेख प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? अभिलेख रिकॉर्ड मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है? इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अभिलेख प्रबंधन का अर्थ होता है कार्यालय में तैयार होने वाले सभी दस्तावेज व रिकॉर्ड को सही तरीके से बनाना, सुरक्षित रखना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध कराना। मतलब कार्यालय के अंदर जितने भी आपके सामने रिकॉर्ड पड़े हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं, उनको सही तरीके से बनाना, मतलब उनको सही तरीके से मैनेज करके रखना। ऐसे नहीं आपके सामने एक रिकॉर्ड आपका यहां पड़ा है, एक रिकॉर्ड यहां पर पड़ा है, उसमें कोई व्यवस्थित तरीका नहीं है, कोई रूप आपके सामने सही से उनको नहीं बना रखा है। आपको सही तरीके से उनको बनाना है, सेफ भी रखना, उनको बनाकर आपके सामने इधर उधर फेंकना नहीं है, दूसरी कंपनियों के कंपटीशन वाली कंपनियों के हाथों में नहीं जाना चाहिए, सेफ भी रखना है। और जरूरत पड़े तब आपको तुरंत उसको उपलब्ध कराओ। जरूरत पड़ते आपको क्या करना है? तुरंत उपलब्ध कराना है। इसी को किसके नाम से जाना जाता है आपके सामने? आपको रिकॉर्ड मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? रिकॉर्ड मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अभिलेख रखने का उद्देश्य, कोई भी आपके सामने जब रिकॉर्ड रखते हो तो रिकॉर्ड रखने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कोई भी रिकॉर्ड रखते हो, उस रिकॉर्ड रखने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। क्या उद्देश्य होते हैं भाई आपके सामने? अभिलेख रखने का मुख्य उद्देश्य कार्यालय के कार्य को व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से रखना है। मतलब आप कोई भी जो रिकॉर्ड रखते हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या आता है? रिकॉर्ड रखने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, आप सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से बनाना। सुव्यवस्थित मतलब करके आपके सामने क्या? मैनेज करके और इफेक्टिव करके,
मैनेजमेंट करके और आपके सामने इफेक्टिव तरीके से आपको क्या करना है, रिकॉर्ड को बनाना है। मतलब इफेक्टिव तरीका क्या होता है, आपके सामने कोई भी रिकॉर्ड को बनाया आपके सामने, जैसे आपके टीचर क्या करते हैं, आपकी रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, उसमें किस तरीके से बनाते हैं भाई, आपके सामने ये विषय था, इतने स्टूडेंट थे, है ना, सॉरी ये विषय था, इस विषय में इसने प्रैक्टिकल में इतने नंबर लाया, थ्योरी में इतने नंबर लाया, कोकुलर एक्टिविटीज में नंबर लाया। समझ में आ गया। साथ के साथ भाई आपके सामने आपका क्या होता है, जो क्लास टीचर होता है आपका सारा का सारा रिकॉर्ड रखता है, इस क्लास में इतने टीचर हैं, इतनी अटेंडेंस है उसकी, इतने इतने नंबर आ रहे हैं। तो यही आपके सामने रिकॉर्ड मैनेजमेंट का तरीका होता है। रिकॉर्ड को आपको कैसा इफेक्टिव और आपको ऑर्डर में बनाना होता है, सुव्यवस्थित व प्रभावी ढंग से बनाना होता है। प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, भविष्य के लिए प्रमाण उपलब्ध करना। फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ गई है ना, या ऐसे पता करना पड़े कि पास्ट में भाई आपके सामने 20 तारीख को 20 दिसंबर 2025 को कितना प्रोडक्ट है वो बिके थे अपने, और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका था, तो आप तुरंत क्या करोगे, रिकॉर्ड निकाल कर लाओगे और वहां से देखोगे अच्छा ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका था। तो यही आपके सामने फ्यूचर में आपके सामने कोई भी फैक्ट है ना, कोई भी आपके सामने प्रमाण को देने में काम आता है। समझ में आ गया। निर्णय लेने में सहायता। पुराने समय में आपकी कंपनी है, उसमें आप सारा रिकॉर्ड रख रहे हो, तो इसको क्या पता चलेगा, पिछले समय में आपके सामने कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है, और कौन से दिनों में आपके सामने कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा अपनी अच्छी दुकान चलती है, कहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपके सामने क्या करोगे, उससे ये सब आपको डिसीजन लेने में मदद होगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, रिसर्च में कहां पर पैसा लगाना है। समझ में आ गया। आपकी 4 दुकान है, लेकिन मेन स्टैंड पर जो दुकान है वो सबसे ज्यादा चलती है, और उसमें भी कौन सी आपके सामने मतलब कोई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है स्पेसिफिक, वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, तो आप क्या करोगे, उस दुकान पे उस प्रोडक्ट को बढ़ा दोगे आपके सामने, या उसके पास में एक और दुकान भी खोल सकते हो। समझ में आ गई। कानूनी सुरक्षा, लीगली आपको प्रोटेक्शन करने का भी काम करता है। कोई लीगल आपके सामने केस वगैरह में फंस गए तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन देगा, क्या करेगा, उसमें भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कार्य में निरंतरता, आपके सामने कोई भी जो काम करते हो, कोई भी वर्क करते हो, उसमें आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, कोई भी काम करोगे उसमें आपके सामने कंटिन्यूटी वो देखने को मिलती है, कार्य में निरंतरता देखने को मिलेगी। समझ में आ गई। अगले वाला पॉइंट है फाइलिंग। क्या होती है, फाइलिंग का अर्थ होता है दस्तावेजों को निश्चित क्रम में फाइलों को सुरक्षित रखना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से खोजा जा सके। मतलब फाइलिंग क्या होती है, फाइलिंग का अर्थ होता है कोई जितने भी दस्तावेज होते हैं ना, उनको फिक्स ऑर्डर में क्या किया जाता है, फिक्स ऑर्डर में रिजर्व करके रखा जाता है। क्या किया जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है। जितने भी जो दस्तावेज होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उनको फिक्स ऑर्डर के अंदर रिजर्व करके रखा जाता है, सुरक्षित करके रखा जाता है, ताकि क्या हो सके, आवश्यकता पड़ने पर खोजा जा सके। जैसे जनवरी का रिकॉर्ड, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, इस प्रकार से रिकॉर्ड रख रखा है। अब आपने इसको ऊपर रख रखा है तो सारी फाइलों को निकालना पड़ेगा, लेकिन एक रैक में आपके सामने क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट मार्च जनवरी में जितने भी दस्तावेज बने उनको एक रैक के अंदर रख दिया, और आपको जो भी जरूरत पड़ी उसमें से निकालकर आपने जब सामने वालों को दे दिया। तो फाइलिंग यही होती है, आपके सामने सारे के सारे दस्तावेज जितने भी होते हैं उनको एक निश्चित क्रम में, जितनी फाइलें होती हैं उनको एक निश्चित ऑर्डर में आपके सामने क्या करो, रिजर्व करके रखो, उनको सुरक्षित करके रखो, ताकि जरूरत पड़े तब उनको आसानी से खोज सको। फाइलिंग प्रणाली के प्रकार। फाइलिंग प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है वर्णानुक्रम फाइलिंग प्रणाली। मतलब आपके सामने अल्फाबेट ऑर्डर में क्या किया जाता है, अल्फा बेट ऑर्डर में आपके सामने जो जितने भी फाइल होते हैं ना, उन फाइलों को सेव करके रखा जाता है, या आपके सामने रिजर्व करके रखा जाता है। नाम से पहले अक्षर के आधार पे फाइल रखना। मतलब जैसे बी के नाम से आपके सामने कोई फाइल है, उससे पहले किसको रखेंगे, ए वाली फाइल को रखेंगे, फिर सी वाली को रखेंगे, फिर डी वाली फाइल को रखेंगे। इस तरीके से नाम से पहले अक्षर के आधार पे उनको क्या किया जाता है, जो फाइल है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने वर्णाक्रम फाइलिंग प्रणाली के नाम से जाना जाता है, अल्फाबेट फाइलिंग जो मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्या होता है, संख्यात्मक फाइलिंग प्रणाली। संख्यात्मक फाइलिंग प्रणाली के नाम के आधार क्या होता है, आपके सामने संख्याओं के आधार पे, नंबर के आधार पे आपके सामने जितनी भी जो फाइल होती है ना, उनको आप मैनेज करके रखते हो नंबर के आधार पे। किसके आधार पे, नंबर के आधार पे आप फाइलों को मैनेज करके रखते हो, उसको संख्यात्मक फाइलिंग प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कौन सी फाइलिंग प्रणाली के नाम से जाना जाता है, न्यूमेरिकल आपके सामने फाइलिंग प्रणाली के नाम से जाना जाता है।
अगले वाला है विषयानुसार फाइलिंग प्रणाली। विषयानुसार फाइलिंग प्रणाली क्या होती है? सब्जेक्ट के अनुसार अगर आप फाइलों को मैनेज करके रखते हो, सब्जेक्ट विषय के अनुसार फाइलों को मैनेज करके रखते हो, उसको क्या कहा जाता है? विषय के अनुसार फाइलों को बनाकर रखना। क्या? सब्जेक्ट के आधार पे फाइलों को बनाकर रखना आपको किसके नाम से जाना जाता है भाई? सब्जेक्टिव फाइलिंग आपके सामने जो प्रणाली होती है उसके नाम से जाना जाता है। अगला होता है भौगोलिक फाइलिंग प्रणाली। भौगोलिक फाइलिंग प्रणाली क्या होती है? आपके सामने ज्योग्राफी के आधार पे, जैसे कौन सी वाली जगह पे आपके सामने आपकी कंपनी के अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग ब्रांच है, तो कौन सी ब्रांच में सबसे ज्यादा आप पैसे कमाते हो, प्रॉफिट होता है, प्रोडक्ट बिकते हैं, तो वो क्या करते हो आप? जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, जयपुर, आपके सामने अलग अलग जगह आपकी फ्रेंचाइजी है, कौन सी वाली फ्रेंचाइजी है वो आपके सामने सबसे ज्यादा चलती है, तो उनके भौगोलिक आधार पे उन फाइलों को रखा जाता है, स्थान के आधार के नाम के आधार पे, तो उसको भौगोलिक फाइलिंग प्रणाली के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है फाइलिंग के चरण। फाइलिंग के कितने चरण होते हैं भाई आपके सामने? फाइलिंग के कुछ मुख्य चरण देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला होता है दस्तावेज प्राप्त करना। कोई भी आपके सामने सबसे पहले क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको प्राप्त करना, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको अचीव करना। क्या करना? कोई भी दस्तावेज होता है आपके सामने उसको प्राप्त करना फाइलिंग के मुख्य चरणों में से आता है। अगले वाला है जांच करना। क्या करना? उन सब जितना भी जो रिकॉर्ड है उन सभी रिकॉर्ड को आप क्या करोगे? जांच करोगे, एनालिसिस करोगे। क्या करोगे? एनालिसिस करोगे भाई कौन सा आपके सामने फाइल है, वो कौन कौन सी फाइल क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या रख रखा है, किन किन चीजों को कैसे मैनेज करना है। वर्गीकरण करना। आप क्या करोगे? सारी फाइलें, जैसे जयपुर ब्रांच है उसकी जितने भी फाइलें हैं सारी फाइलों को आप क्या करोगे? वर्गीकृत करके एक जगह रख दोगे। समझ में आ गया? अगला वेला है फाइल में रखना। फिर क्या करोगे? आपने वर्गीकृत कर दिया, अब जयपुर ब्रांच की जितनी भी जो फाइलें पहले रखी हुई थी ना उसमें जाकर उनको फिर से जाकर वहां पर रख दिया, तो ये क्या किया जाता है? फिर आप फाइलों को रखने का काम करते हो और सुरक्षित रखना। सबसे जरूरी चीज होता है जितना भी फाइल है, हार्ड डिस्क का डाटा है, उसको क्या किया जाता है? उसको प्रिजर्व करना, उसको सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? आपने ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर चूहे ने काट लिया, बारिश के मौसम में पानी से खराब हो गई, या फिर आपके सामने और कोई दीमक वगैरह लग गई, तो आपके सामने जो फाइल है वो उनको क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक ऐसे स्टोर रूम में आपको स्टोर करना पड़ता है सारे के सारे डाटा को, जिससे क्या हो सके? आपके सामने सारा का सारा डाटा है वो प्रिजर्व रह सके। समझ में आ गया? अगला है अनुक्रमण। इंडेक्सिंग क्या होता है? अनुक्रमण का अर्थ होता है आपके सामने दस्तावेजों की सूची बनाना जिससे फाइल को जल्दी से ढूंढा जा सके। आपके सामने इंडेक्सिंग क्या होता है भाई? इंडेक्सिंग क्या होता है आपके सामने? अनुक्रमण का अर्थ होता है दस्तावेजों की सूची बनाना जिससे फाइल को आप आसानी से ढूंढ सके। मतलब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी के सभी डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड बनाना। क्या करना? सभी भी दस्तावेज, जितने भी दस्तावेज आपके सामने, सभी के सभी आपके सामने उनका रिकॉर्ड बनाना, जिससे आप कोई भी फाइल है उसको जो खोजना चाहते हो उस फाइल को आप क्या कर सको? जल्दी से खोज सको, जल्दी से आपके सामने उन फाइलों को आसानी से निकाल सको। जैसे जयपुर वाली फाइल निकाल रखी, तो आप अगर आपने उनको सही से मैनेज करके रख रखा है, जल्दी से निकाल कर लेकर आ जाओगे। और जयपुर में भी आपने अकाउंट्स का अलग है, आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट का अलग आपके सामने, और आपके सामने जितने भी जो मैनेजमेंट का आपके सामने एक अलग से फाइल है, तो जो जरूरत पड़ेगी समय पर आप उनके हिसाब से उन फाइलों को निकाल कर लेकर आ जाओगे। अगले वाला है उपयुक्त फाइलिंग प्रणाली का चयन। उपयुक्त फाइलिंग प्रणाली का चयन क्या होता है? फाइलिंग प्रणाली का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप फाइल बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले वाला होता है कार्यालय का आकार। आपका जो ऑफिस है उसका आकार कितना बड़ा, आपके ऑफिस है उसका कितना बड़ा शेप है, मतलब वो कितनी उसकी बड़ी शेप है, उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। फाइलों की संख्या, आपके पास फाइल है उनकी कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्या भाई आपके सामने, कुल कितनी संख्या है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, आपके सामने कितनी संख्याएं हैं? समझ में आ गई? कार्य की प्रकृति, किस प्रकार का कार्य आपके, जैसे अकाउंट्स का कार्य है, मैनेजमेंट का कार्य है ना? तो जैसा कार्य होगा उस कार्य की प्रकृति के हिसाब से, उस कार्य के जो वर्क नेचर के हिसाब से, जो कार्य होता है उसके नेचर के हिसाब से अपने काम को बांट कर रखना होता है। अगला क्या? खर्च करना। खर्च क्या होता है? आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट के आधार पे। समझ में आ गया? तो यह आपके सामने फाइल को चयन करते हो ना, जब फाइल को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो तब इन सब चीजों का ध्यान में रखना है।
कार्यालय कितना बड़ा है, फाइलों की संख्या कितनी है, कि कोई भी कार्य करना चाहते हो उसकी प्रकृति कितनी है, और खर्च आपके सामने कितना हो रहा है उन सब चीजों को। तो इन सब बातों का मुख्यतः आपको ध्यान रखना होता है। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है शायद इस यूनिट का, आने वाले पत्रों का निपटारा। आपके पास जो पत्र आ रहे हैं, जितने ऑफिस ऑर्डर आ रहे हैं आपके सामने, जितने आपके सामने लेटर आ रहे हैं, जितने ऑफिस ऑर्डर आ रहे हैं, जितने लेटर आ रहे हैं, आप उनका निपटारण कैसे करते हो, कैसे करोगे? सबसे पहले आपके सामने पत्र प्राप्त करना। आपके पास जितने भी जो पत्र आ रहे हैं उनको प्राप्त करोगे भाई। आपके सामने जितने भी पत्र आ रहे हैं उनको क्या करोगे? रिसीव करोगे। क्या करोगे? रिसीव करने का काम करोगे। समझ में आ गया? फिर आपके सामने भाई पत्र प्राप्त करके आए तो आपको नहीं उनको ढेर बना के रखना है या कोई ना नींद दे रहा है, खोलो भी गा। क्या करोगे? सभी के सभी पत्र आपके सामने आते हैं। भाई देखो एक कंपनी होती है, उसके अंदर अलग अलग पत्र आते हैं। कोई प्रोडक्ट किसी को अच्छा नहीं लगा, है ना, कोई ऑफिस में कोई मैनेजमेंट में कोई व्यक्ति वो परेशान कर रहा है तो उसको ट्रांसफर कराना है, अलग अलग प्रकार के पत्र देखने को मिलते हैं। तो उन पत्रों को क्या करोगे भाई? सबसे पहले सभी पत्रों को प्राप्त किया जाता है, रिसीव किया जाता है कंपनी के द्वारा, फिर उनको ओपन किया जाता है, फिर दर्ज करना, रिकॉर्ड रखना होता है भाई आपके सामने। उनका रिकॉर्ड रखो कि इस व्यक्ति के द्वारा ये लेटर आया था और उसमें क्या था आपके सामने, ये चीजें थी। अब क्या है, अगर वो लेटर है कोई डिपार्टमेंट से संबंधित है, जैसे अकाउंट से संबंधित है, अगर कोई व्यक्ति उसकी आपके सामने जो सैलरी है वो अटक रही है 2-3 महीने से, या उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या करोगे? दूसरे डिपार्टमेंट है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भेज दोगे। क्या कर दोगे? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भेज दोगे। तो ये होता है आपके सामने जो पत्र है उसकी आने वाले पत्रों का क्या क्या करना होता है? पत्रों को रिसीव करना होता है, ओपन करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है, और आप दूसरे डिपार्टमेंट को भेज देना होता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है बाहर भेजे जाने वाले पत्र। दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनके पास जो पत्र भेजे जाते हैं उनमें क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की प्रक्रिया, मतलब दूसरे व्यक्तियों को जब आप दूसरे डिपार्टमेंट को पत्र भेज रहे हो उसमें क्या क्या होगा? पत्र का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजना है तो आप तो पत्र को रिसीव करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी कहीं पर होगा, कोई ब्लॉक में होगा या फिर अन्य स्टेट में होगा, अन्य कोई, जैसे आपके सामने जयपुर में उसकी हेडक्वार्टर अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, तो आप क्या करोगे? आप ड्राफ्ट बनाकर उस जयपुर वाले हेडक्वार्टर को क्या करोगे? उसका ड्राफ्ट तैयार करोगे, फिर टाइप करोगे। आपको क्या क्या टाइप करना है भाई आपके सामने, वो टाइप करोगे, फिर सिग्नेचर लोगे। क्या तो खुद के सिग्नेचर करोगे या आपका डिपार्टमेंट का हेड है कोई जो मुख्य व्यक्ति है उसके सिग्नेचर लोगे और डिस्पैच करके उसको भेज दोगे। समझ में आ गया? तो पत्र का आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर पर पत्र भेजना है, लेटर भेजना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको किस चीज पर भेजना है उसका मसौदा तैयार करोगे, ड्राफ्ट तैयार करोगे, मतलब भाई के कंटेंट भेजना, के समस्या थारे वह बताओगा। फिर क्या करोगा? टाइप करोगा उन, फिर सिग्नेचर लेगा थारी कंपनी को जो था डिपार्टमेंट को ऐड होगा और डिस्पैच करके आपके सामने उसको भेज दोगे। ये सब आपको करना होता है। मुझे उम्मीद आपके सामने आपको यूनिट फर्स्ट और सेकंड अच्छे से समझ में आ गई। अगर आप यूनिट थर्ड स्पेशली देख रहे हो तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर यूनिट फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, वहां से जाकर पढ़ लो। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो भाई। आपके सामने 20,000 सब्सक्राइबर के मात्र 800 सब्सक्राइबर कम है। आप जो एक जो बच्चा वीडियो देख रहा है अगर सब्सक्राइब कर लेगा ना, तो एक तो आपका ये फायदा है कि आपको सारे जितने भी जो वीडियो देखोगे क्लास आएंगे उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, है ना। और आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीजें मैं आपको यहीं पर फ्री में पढ़ाऊंगा और मेरे आपके सामने टोटल 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो आपको बस सिर्फ सब्सक्राइब करना है, फ्री में है, आपका तो पैसा भी नहीं लगता है। आप पैसे वैसे आलतू फालतू चैनल भी सब्सक्राइब करते हो, ये तो आपका बहुत काम का चैनल है, इसको तो जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें। दस्तावेज, रिपोर्ट लेखन और बैठक की मूल बातें। दस्तावेज, रिपोर्ट लेखन और बैठक की मूल बातें क्या होती है आपके सामने, है ना। दस्तावेज लेखन का क्या अर्थ होता है? दस्तावेज लेखन का अर्थ होता है कार्यालय से संबंधित सूचनाओं को, निर्णयों और कार्यों को लिखित रूप से और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। डॉक्यूमेंट राइटिंग में क्या होता है? डॉक्यूमेंट राइटिंग में क्या होता है आपके सामने? डॉक्यूमेंट राइटिंग का अर्थ होता है कार्यालय से संबंधित जितना भी सूचनाएं होती हैं, कोई भी निर्णय लिए जाते हैं और कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कोई भी आपके सामने जो कोई भी ऑफिस होती है उसमें जितनी भी जो सूचनाएं होती हैं और जितने भी आपके सामने डिसीजन लिए जाते हैं उनको क्या किया जाए, आपके सामने रिटर्न रूप में व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? आपके सामने डॉक्यूमेंट राइटिंग के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है डॉक्यूमेंट राइटिंग में, क्या इंपॉर्टेंस है? सूचना का स्थायी रिकॉर्ड,
भाई आपके सामने जो जो रिकॉर्ड आपको रखना है, उस रिकॉर्ड को आपके पास क्या रहता है, स्थायी रिकॉर्ड रहता है, उसका परमानेंट आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। कैसा रिकॉर्ड रहेगा भाई, आपके साथ आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। कैसा? परमानेंट रिकॉर्ड देखने को मिलता है आपको दस्तावेज लेखन के अंदर। स्पष्टता, क्लियरिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी भाई, आपके सामने क्लियरिटी और आपके सामने एक रूपता देखने को मिलती है। सारा का सारी चीजें वो आपके सामने स्पष्ट रूप से रखी जाती हैं। अगला कानूनी प्रमाण। अगला क्या, आपके सामने जो लीगल रूप से आप क्या करते हो, लीगल आपके सामने जो प्रमाण है वो आपके सामने मिलते हैं। और निर्णय लेने में सहायता, आपके सामने निर्णय लेने में सहायता होती है। तो ये सभी चीजें तो पहले भी है। सूचना व रिकॉर्ड स्थायी होता है, स्पष्ट रूप से चीजें मिलती हैं, कानून को प्रमाणता मिलती है और आपके सामने निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अब अगर आपको दस्तावेज लिख रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, समझ में आ गया? कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट बनाते समय किन किन बातों का आप अच्छे से ध्यान में रखो। किन किन बातों का ध्यान में रखना है? भाषा सरल व स्पष्ट हो। अगर आप कोई भी भाषा है, डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उसमें इतने कठिन कठिन शब्दों को आपने यूज कर दिया, तो डॉक्यूमेंट बनाते तो आप हो लेकिन उसको पढ़ तो कोई भी सकता है ना? कोई कर्मचारी पढ़ेगा या लीगली उसको यूज करना है, कानूनी रूप से यूज करना है, तो उसमें कैसी भाषा होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट। हार्ड लैंग्वेज के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि थे तो ज्ञाता हो, लेकिन उसका तो दूसरों कर्मचारी चेक करे वो इतना नॉलेज नहीं हो, है ना? तो बस डॉक्यूमेंट बनाते समय जो भाषा का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए? सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग देखने को मिलना चाहिए। अगले वाला है विषय से नहीं भटके। आपका जो सब्जेक्ट है, आपको उसके अंदर उस डॉक्यूमेंट में जो जो चीजें बतानी है ना, डिपार्टमेंट से संबंधित, प्रोडक्ट से संबंधित, आपका जो एनालिसिस है, डाटा है, उसके अंदर उन्हीं सब चीजों की बात करो। आप ऐसा नहीं है कि आपका मन कर गया अपने घर की बातें बताने का तो उसमें वो लिखने लगे, नहीं नहीं। आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो कमियां वो बताने लगे, ये भी नहीं करना है। आपका जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना है, उससे बाहर की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं बतानी होती है। तो आपको क्या नहीं करना होता है, आपका जो विषय होता है उससे भी नहीं भटकना होता है। अगला है तथ्यों को सही से बताओ। जितने भी आपके सामने जो फैक्ट्स होते हैं ना, आपके जितने भी जो फैक्ट्स होते हैं उनको सही तरीके से आपको बताना होता है। समझ में आ गया? जितने भी जो तथ्य है उनको आपको सही तरीके से बताना होता है। फैक्ट्स जितने भी हैं उन सभी फैक्ट्स को आप क्या करो, साफ और स्पष्ट तरीके से बताओ। कोई भी डाटा उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स वगैरह में गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी कंपनी में 1000 प्रोडक्ट बिके हैं तो 1000 प्रोडक्ट का ही मेंशन करना है। 50 लोग काम करते हैं तो 50 लोगों के बारे में ही बताना है। ऐसा नहीं कि कोई सी एक्स्ट्रा व्यक्ति के बारे में आपने कोई गलत जानकारी है वो ऐड कर दी। आपकी गलत जानकारी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तो यही है, डॉक्यूमेंट बनाते समय फैक्ट्स का भी सही से उपयोग करना चाहिए। अगले वाला है क्रमबद्ध जानकारी हो। सूचना है वो ऑर्डर में होनी चाहिए, है ना? पहले आपके सामने कोई एक डिपार्टमेंट के बता रहे हो, उसके बारे में बताओ। फिर कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितने प्रोडक्ट बिके, कौन सा प्रोडक्ट बिका, है ना, कहाँ का सबसे ज्यादा बिका। तो इस तरीके से जो जानकारी दे रहे हो वो ऑर्डर में होनी चाहिए आपके सामने। समझ में आ गया? वो तो आपका हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, उस डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। जैसी जरूरतें हो उस हिसाब से सभी चीजों को क्या करो आप, क्रमबद्ध तरीके से जानकारियों को लगा कर रखो। समझ में आ गया? चलिए अगले वाला पॉइंट है 5 आवर 5 वीक और 1 आवर योजना। क्या होती है भाई आपके सामने? दस्तावेज लेखन की रीड, डॉक्यूमेंट राइटिंग की आपके सामने बैकबोन क्या होती है? 5 वीक 5W1H। अभी क्या होती है देखते हैं इसके बारे में। दस्तावेज लिखने के 6 प्रश्नों के उत्तर होना आवश्यक है। अगर आप कोई भी दस्तावेज लिख रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो आपको 6 क्वेश्चन के आंसर पता होना जरूरी है। 6 प्रश्नों के आपको आंसर पता होना जरूरी है। वो कौन से 6 प्रश्न होते हैं जिनका आपको पता होना जरूरी होता है भाई? कौन से प्रश्न है? पहला है कोई भी डॉक्यूमेंट क्या है। क्या मतलब आपके सामने वाट का सवाल आना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब कोई भी जो डॉक्यूमेंट राइटिंग कर रहे हो वो क्या है, किस बारे में है। समझ में आ गया? क्यों है, क्यों लिख रहे हो भाई आपके सामने वो डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो? जैसे आप लिख रहे हो कि मैनेजमेंट में आपके सामने मैनेजमेंट में एक व्यक्ति की जरूरत है, तो क्यों जरूरत है भाई आपके सामने, ये बताना होगा। अच्छा, फिर अगले वाला कब, कब का अर्थ होता है वहन, है ना?
कब की जरूरत है भाई? आपके सामने एक कर्मचारी की जरूरत है, कब तक आपको सामने वो आपके पास आ जाना चाहिए वो कर्मचारी? 1 महीने में, 1 साल में, 5 महीने में, 6 महीने में, कब तक वो चीज होनी चाहिए? या फिर ऐसे बताओ, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो उसकी लॉन्चिंग कब तक होनी चाहिए? समझ में आ गया? वेहन का जवाब होना चाहिए। कहां? कहां मतलब वेयर? अगर आप क्या करना चाहते हो, आपके कंपनी के तरफ से आपको लग रहा है आपके एनालिसिस से कि आपको एक अजमेर में भी ब्रांच खोलनी चाहिए। कहां पर? अजमेर में आपका कंपनी का अच्छा खासा काम चलता है, तो वहां पर भी एक या कोई भी कंपनी की ऑफिस खोलनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? कहां पर खोलोगे भाई? अजमेर में आपके सामने उस कंपनी की कोई ब्रांच खोलनी है। कौन? हु? हु मतलब क्या होगा आपके सामने? आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो बताया कि उसके अंदर हो मतलब कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे काम कर रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति है वो काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या आता है? हु का भी आपके सामने जवाब मिलता है। और कैसे? हाउ? हाउ मतलब कोई भी काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। कोई भी कंपनी है, उसका आपकी कंपनी का आपके सामने 1 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिल रहा है, तो कैसे देखने को मिला, उसके पीछे क्या क्या कारण है। या फिर आपके सामने आपके कोई प्रोडक्ट में कमी आई, तो कैसे कमी आई, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो आपके सामने 6 सूत्र होते हैं, उनका जवाब मिलना जरूरी होता है। क्या मतलब वाट, क्यों मतलब वाई, कब मतलब वेहन, है ना, कहा मतलब वेहर, कौन मतलब हु, और कैसे मतलब हाउ। तो ये आपके सामने जो 6 प्रश्न है, इनके आंसर मिलना जरूरी है। इन 6 प्रश्नों के आंसर क्या होना? मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप अच्छे खासे पैसे जो कंपनी है उसके डॉक्यूमेंट को मैनेज कर पाओगे। अगले वाला है कार्यालय दस्तावेज लिखने का चरण। मतलब आप जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो कार्यालय है, आपकी जो ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर जो आपके सामने डॉक्यूमेंट राइटिंग कर रहे हो, उसके कितने स्टेप होते हैं। तो ऑफिस में डॉक्यूमेंट, जितने भी आप डॉक्यूमेंट राइटिंग कर रहे हो, उसके कितने स्टेप होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला चरण क्या? उद्देश्य निर्धारित करना। क्या करोगे भाई? आपके सामने ऑब्जेक्टिव है वो तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई? आपके सामने आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको तैयार किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया जाएगा, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपको उद्देश्य पता होना जरूरी है। जैसे कि आपके सामने आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट है, उसमें कमी आ रही है, समझ में आ गया। तो उस कमी आ रही है तो आपको उस कमी के बारे में बताना है। ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया, उसमें क्या कमी आ रही है आपको उसके बारे में बताना है। फिर आपको जानकारी एकत्रित करनी है। जानकारी एकत्रित कैसे करोगे भाई? आपके सामने आसपास के जितने भी जो लोग हैं, उन्होंने कौन कौन सी आपके सामने जितने भी कस्टमर है उनके क्या रिव्यू रहे, उस प्रोडक्ट में जो कमी थी उसका जितना भी जो रिव्यू है उसका रिव्यू बताओगे भाई। आपके सामने इन इन लोगों ने ये रिव्यू दिया, ये आपके सामने मुझे मेरे मेरे पास ये डाटा आया है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो आप अगला क्रम क्या होगा? आपका जानकारी इकट्ठा करना आपका अगला क्रम होगा। मसौदा तैयार करना। फिर आप क्या करोगे? ड्राफ्ट तैयार करोगे। ड्राफ्ट तैयार करना मतलब अपना जो जितना भी जो कंटेंट है अब उसको लिखोगे। आपने क्या क्या पहले उद्देश्य तैयार किया कि मुझे कंपनी के बारे में बताना है, एक प्रोडक्ट में कमी है उसके बारे में बताना है, सारे जितने भी कस्टमर है, कंपनी के कर्मचारी, सबका रिव्यू लिया। फिर आप ड्राफ्ट तैयार करोगे, मतलब कच्चे रूप में आप उसको लिखोगे। फिर क्या करोगे? आपने जो लिखा है उसकी जांच करोगे। क्या करोगे भाई? आपने जो लिखा वो सही लिखा है नहीं लिखा है। फिर आपके सामने उसको संपादन करोगे, मतलब लिखने का काम करोगे, है ना। जांच कर ली, सब कुछ सही है तो फिर आपके सामने लिखोगे और अंतिम रूप आपके सामने फाइनल आपके सामने ऑर्डर दिया जाता है। तो ये सब आपके सामने 5 काम किए जाते हैं। उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जांच और संपादन किया जाता है और अंतिम रूप है वो दिया जाता है। तो ये कुछ 5 चीजें आपके सामने की जाती हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। संपादन तैयार करते समय योग्य बातें, मतलब कोई भी आप जब संपादन कर रहे हो, है ना, एडिटोरियल कर रहे हो, आप जब लिख रहे हो चीजों को, तो उसके करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। संपादन का अर्थ होता है लिखे गए दस्तावेज को त्रुटि रही, मतलब एरर फ्री होना चाहिए। आप कोई भी दस्तावेज बनाओ वो एरर फ्री होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। कैसा दस्तावेज होना चाहिए? आपका दस्तावेज है वो इफेक्टिव होना चाहिए और उसके अंदर एरर फ्री होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी प्रकार की गलतियां नहीं दिखाई दे। समझ में आ गया? तो आप कोई भी दस्तावेज का जो एडिटोरियल बना रहे हो, एडिटोरियल बना रहे हो तो वो एरर फ्री होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। अब कोई भी डॉक्यूमेंट को एरर फ्री आपके सामने बनाने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान दे सकते हो? वर्तनी का,
वर्तनी मतलब वोकेबलरी को आपके सामने क्या कर सकते हो, जांच कर सकते हो, आपके सामने उसके अंदर एनालिसिस कर सकते हो। व्याकरण की शुद्धता, व्याकरण मतलब ग्रामर का जो उपयोग कर रहे हो उसको आप क्या करो, सही करेक्ट ग्रामर का, सही व्याकरण का उपयोग करना जरूरी है। अगले वाला पॉइंट है वाक्यों की सरलता, जितने जो वर्ड, जितने शब्द उपयोग कर रहे हो वो शब्द सारे के सारे आपके सामने कैसे होने चाहिए, सरल शब्द होने चाहिए। कठिन शब्दों का उपयोग कर लोगे तो आपके सामने, आपको पता है जो जितने भी जो व्यक्ति होते हैं वो आपको अच्छे से उनको नहीं समझ पाएंगे। अनावश्यक शब्दों को हटाना, जितने भी अनावश्यक फालतू की चीजें हैं, फालतू के जो शब्द वगैरह हैं उनको हटाना भी आपका क्या रहता है, काम रहता है। अनावश्यक शब्दों को हटाना भी आपका यही काम होता है। समझ में आ गया। अगले वाला पर्सन आपके सामने दस्तावेज लेआउट की सामान्य गतिविधियां। डॉक्यूमेंट का जब लेआउट बनाते हो ना, जब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका लेआउट बनाते हो तो उसमें कौन कौन से कॉमन एरर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से कॉमन एरर देखने को मिलते हैं भाई आपके सामने। दस्तावेज बनाते समय आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना होता है, कुछ सामान्य गलतियां जिन्हें टालना चाहिए, मतलब दस्तावेज बनाते समय कौन कौन सी गलतियां जिनको आपको टालना चाहिए। पहला है बहुत छोटे या बड़े पैराग्राफ लिखना। आप क्या है, 2 लाइनों में भी कोई चीज को नहीं निपटाना है और 50-50 लाइनों में आपके सामने बहुत 5-5 10-10 पेज के आपके सामने पैराग्राफ बना दिए। ऐसे पैराग्राफ भी आपको नहीं बनाने हैं, मतलब आपको संक्षिप्त में भी लिखना है लेकिन इतना तो लिखना है कम से कम कि सामने वाले व्यक्ति को सारी चीजें समझ में आ जाए। समझ में आ गया। और इतना बड़ा भी नहीं लिखना आपके सामने कि सामने वाला व्यक्ति आपका कंटेंट पढ़कर बोर हो जाए। समझ में आ गया। तो दस्तावेज बनाते समय आपको एक चीज का तो ये ध्यान रखना है कि दस्तावेज बनाओ तो छोटा होना चाहिए और आपके सामने इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल छोटा हो जाए और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाए। असमान मार्जिन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में आपके सामने बहुत लंबी लंबी जगह छोड़ रखी है पैराग्राफों के बीच में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। असमान मार्जिन भी नहीं होना चाहिए। फिक्स आपके सामने लिख रहे हो तो फिक्स जगह उनके बीच में होनी चाहिए। अधिक रंग या फॉन्ट, आपके सामने अधिक कलरफुल नहीं बनाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओ उसको ज्यादा रंग बिरंगा नहीं बनाना है। मोरिया की जो आपके सामने जो कलंगी है ना, बया को खूबसूरत कौन बनाना ना, कोई जरूरत को नहीं। आपके सामने ज्यादा रंग बिरंगा होता है ना, उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ना उसका ध्यान भटकता है, वो अच्छे से पढ़ नहीं सकता है। काफी लोगों को कलर विजन भी होता है, काफी लोगों को क्या होता है भाई, कलर विजन भी देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है आपके सामने उनको सही से चीजें वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपके सामने अधिक रंगों का या फॉन्ट का भी प्रयोग नहीं करना है। काफी फॉन्ट आपने मतलब फॉन्ट का क्या होता है, ये जो आपके सामने जो लिखने का तरीका होता है ना, इसको फॉन्ट बोला जाता है। अगर आपने इस डिफिकल्ट फॉन्ट को चूज कर लिया, सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाया। अव्यवस्थित शीर्षक, जो आप हेडिंग दो, हेडिंग है वो स्पष्ट होनी चाहिए। हेडिंग पढ़कर सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए कि जो ये पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सामने जो ये दस्तावेज है वो किसके बारे में है। अनावश्यक चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया। अगले वाला है रिपोर्ट लेखन का त्वरित सुझाव। रिपोर्ट लेखन का क्या त्वरित सुझाव होता है। रिपोर्ट किसी कार्य समस्या का अध्ययन का औपचारिक विवरण देती है। कोई भी रिपोर्ट होती है ना, वो कोई भी आपके सामने समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, या आपके सामने कोई भी जो अध्ययन होता है, अध्ययन क्या होता है आपके सामने, अध्ययन क्या होता है भाई आपके सामने, एनालिसिस होता है, उसके बारे में बताने का काम करती है। उसका फॉर्मल आपको नॉलेज देती है। क्या करती है, फॉर्मल नॉलेज देने का काम करती है। पहला पॉइंट है एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं। एक अच्छी रिपोर्ट होती है उसकी क्या विशेषताएं रहती है, स्पष्ट उद्देश्य। स्पष्ट उद्देश्य क्या होता है आपके सामने, स्पष्ट उद्देश्य होता है आपका फिक्स ऑब्जेक्टिव। क्या होता है आपका स्पष्ट क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। आपके सामने जो क्लियर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, आपका जो स्पष्ट उद्देश्य है वो देखने को मिलता है। तथ्यों से आधारित जानकारी, कौन सी आधारित, आपके सामने फैक्ट बेस आपके सामने नॉलेज आपका मिलना चाहिए। फैक्ट बेस आपको नॉलेज है वो देना होता है। अगला क्या, आपके सामने निष्कर्ष और सुझाव। अंत में क्या देना होता है आपको, निष्कर्ष करना होता है। निष्कर्ष मतलब फाइनल रिजल्ट। क्या, फाइनल रिजल्ट बताना होता है। और आपको क्या करना होता है, सुझाव भी देना होता है। और आपको क्या देना होता है भाई, आपके सामने सुझाव भी देने होते हैं। अगले वाला पॉइंट है साफ सुथरा प्रारूप। आप जो भी लिखो उसको साफ सुथरे तरीके से लिखो। आपने ऐसा नहीं कि आपके सामने गलत गलत लैंग्वेज का यूज कर रखा है, साफ और स्पष्ट तरीके से नहीं बता रहे। देखो मैं बताऊं, कोई भी रिपोर्ट लिखोगे, चाहे कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट की कमी चल रही है, आप वहां पर लिख रहा तो फिक्स ऑब्जेक्टिव कमी के बारे में बता रहा। आप वो कमी से संबंधित फैक्ट भी बताना है, रिव्यू बताना है, कस्टमर का, कर्मचारी को रिव्यू बताना है। अगर प्रोडक्ट की सेल गिर रही है तो उसका बारे में बताना है। अंत में आपको निष्कर्ष बताना है कि भाई आपके सामने वो प्रोडक्ट है, एक अंदर ये सुधार करना चाहिए। ठीक है करोगा, सुझाव भी दोगा। और यह चीज जब लिखोगा तो उन साफ स्पष्ट शब्दों में लिखना जरूरी है। सामने वाला व्यक्ति, पढ़ने वाला व्यक्ति को समझ में भी तो आनी चाहिए। समझ में आ गई।
अगले वाला है बैठक व मीटिंग का अर्थ। आप जो कोई भी मीटिंग करते हो भाई, उस मीटिंग का क्या अर्थ होता है? बैठक का अर्थ होता है किसी विषय पर निर्णय लेने या चर्चा करने के लिए लोगों को एकत्रित किया जाता है। भाई मीटिंग बताने की जरूरत को नहीं थी भी, थारी जिंदगी में घनी मीटिंग करो, चार दोस्त बैठ के झट दे मीटिंग बना दो, बनाओ ना, थारा घर का बहुत बैठा है बेटा आजकल मीटिंग में, सुना ना आपने? तो कोई भी डिसीजन बनाने के लिए, आप कोई भी चीज पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को इकट्ठा करके आप क्या करते हो, कोई फैसला लेते हो, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? मीटिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मीटिंग के नाम से जाना जाता है। आप कोई भी बैठक लेते हो, उसका क्या महत्व होता है? विचारों का आदान प्रदान करना। क्या करना? विचार होते हैं उनको आपको सामने आदान प्रदान करते हो। त्वरित निर्णय, त्वरित निर्णय क्या होता है? क्विक डिसीजन। क्या किया जाता है? क्विक डिसीजन लिया जाता है। और समन्वय किया जाता है, आपके सामने आपस में मेल जुलकर काम किया जाता है। चलिए, मीटिंग में आपके सामने मूल बातें क्या होनी चाहिए? मीटिंग कर रहे हो तो ऐ कोई बिना बात का मीटिंग बना ली, कोई ना कोई तो भैया आपके सामने वो ठाला थोड़ी बैठे हैं सारा लोग, कोई ना कोई आपके सामने उन्हें भी कोई काम होगा, तो उसको आप जब मीटिंग करो तो आपके उनके कुछ ना कुछ आपके सामने ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आपका कोई एजेंडा होना चाहिए, समय पर जो कितने समय के लिए आपको कोई मीटिंग करे और आपको उसमें क्या क्या डिस्कस करना उसके बारे में बात करनी है। देखो उद्देश्य क्यों है, जाए कि थान मान लो कंपनी को जनवरी के अंदर कितना टर्नओवर हुआ उसके बारे में अपन मीटिंग कर रहे हैं, तो उसका ये ऑब्जेक्टिव हो गया। एजेंडा क्या है? फरवरी में आपके सामने हमें इतने रुपए का सेल करनी है, ये एजेंडा हो गया। 1 घंटे की मीटिंग होगी और उसके अंदर ये लोग बैठेंगे, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये था आपके सामने जो आपका यूनिट 3 है, उसको मैंने पढ़ाया। कैसे लगे आपके सामने यूनिट नंबर 3? जरूर से कमेंट करना। साथ के साथ एक चीज और बता देना चाहता, यूनिट नंबर 4 की बात करें, यूनिट नंबर 4 होता है जिसमें परिवेशन कौशल, संचार व नेतृत्व और प्रेरणा की बात होती है। जो आपके सामने यूनिट नंबर 4 है उसमें परिवेशन कौशल है ना, सुपरविजन स्किल, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और आपके सामने जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है, उससे संबंधित आपके सामने जितनी भी स्किल होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं भाई आपके सामने पर्यवेक्षण। सुपरविजन का क्या अर्थ होता है? क्या होता है सुपरविजन? पर्यवेक्षण का अर्थ होता है कर्मचारियों के कार्य पर नजर रखना, उन्हें मार्गदर्शन देना और कार्य की सही दिशा प्रोवाइड करवाना। मतलब आपके सामने पर्यवेक्षण का क्या काम होता है? जो कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं ना, उनके कार्य पर नजर रखना। समझ में आ गया? जो कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी आपके सामने कार्य कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों के कार्य जो कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों पर आप क्या करते हो? अपनी नजर बनाए रखते हो। समझ में आ गया? सुपरविजन का यही काम होता है। समझ में थे कि वो सुपरवाइजर, नाम सुने होगा ना, सुपरवाइजर है भाई ये तो फोरमैन आजकल है ना, ये नाम सुने डन, तो को काम यही है भाई, कोई मिस्त्री है ना, थे घर काम करवा रहे हो है ना, मिस्त्री काम करने लग रहे, मिस्त्री ठालिया करने लग रहे, काम कर रहा को नहीं थे, जाके कहते हो हाँ साहब थोड़ा थोड़ा हाथ भी चलाया करी, तो थे क्या करो? सुपरविजन को काम कर रहे हो है ना। उन्हें मार्गदर्शन देना, उन्हें बताना कि आप इस काम को ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। सीधी बात है, पंचायतीकरण को काम हो आदमी को है ना। पर्यवेक्षण कार्यालय में कर्मचारियों की सेतु का काम करता है। पर्यवेक्षक क्या करता है? जो कार्यालय होता है ना, उस और कर्मचारी होते हैं, ऑफिस के जितने लोग होते हैं भाई, अब कर्मचारी बार बार आपके सामने सीईओ का पास, मैनेजमेंट का पास, बॉस का पास बार बार जाएगा, तो ऐसे क्या वो काम वो खुद का काम कौन कर पाओगे? तो वो क्या कर रहा है, उसके लिए सुपरवाइजर बनाते हैं। अब सुपरवाइजर क्या कर रहा है? उनकी जितनी समस्या है ना, वो उन्हें डायरेक्ट बताते हैं। तो दोनों का बीच में जो पर्यवेक्षक होता है, सुपरवाइजर होता है, वो ऑफिस के बीच में और जितने आपके सामने कर्मचारी होते हैं उनके बीच में सेतु, सेतु मतलब क्या होता है? ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है भाई? एक ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है। पर्यवेक्षक को के कौशल और उन्हें कैसे विकसित करें? जो कोई भी पर्यवेक्षक होता है ना, कोई भी सुपरवाइजर होता है, उसकी कौन कौन सी उसके अंदर स्किल होते हैं और उन्हें कैसे विकसित किया जाता है उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर के अंदर कौन कौन से आपके अंदर जो कौशल होने चाहिए, कौन सी स्किल होनी चाहिए? पहली है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता क्या होता है? लीडरशिप स्किल। कौन सी स्किल भाई आपके सामने? लीडरशिप स्किल है, वो देखने को मिलती है। कौन सी स्किल देखने को मिलती है भाई आपके सामने? लीडरशिप स्किल है, वो होनी चाहिए। अगला संचार कौशल। कौन सा कौशल? संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल। कौन सी स्किल होनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कौन सी स्किल होनी चाहिए भाई आपके सामने? कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। समझ में आ गया? अगले है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की मतलब डिसीजन लेने का पावर। किसका पावर? डिसीजन मेकिंग पावर। कौन सा पावर होता है आपके पास? डिसीजन मेकिंग पावर देखने को मिलता है आपको, निर्णय लेने की क्षमता वो दिखाई पड़ती है। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर संचार कौशल, कम्युनिकेशन करने की पावर होनी चाहिए, आपको निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, समस्या समाधान,
प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी समस्या उसका समाधान करने की कैपेसिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगला समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट है वो भी आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट है वो भी आना चाहिए आपको। तो यही है पर्यवेक्षण में आपको समय, जो आप सुपरविजन का कौशल करते हो तो आपको लीडरशिप। अब आप एक बात बताओ, आप 100 लोगों को मैनेज कर रहे हो तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अब ऐसा को नहीं थे खुद ही एक दूसरे चुगली करता डोल रहे हो तो लड़ाई हो जाओगी, ऐसा का काम नहीं होना चाहिए। कर्मचारी अलग अलग प्रकार की शिकायत भी करेगा, कौन सी बात थारा जो मैनेजमेंट ने बतानी, कौन सी थाना को नहीं बतानी, इस चीज को ज्ञान होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, सभी लोगों से आपको कैसे बात करनी है इसके बारे में पता होना चाहिए। कई कर्मचारी हैं करेंगे जो आपकी सुबह टाबरा से लड़के थार साथ माथा पड़ी करेगा, थाना उनके साथ भी आना चाहिए। कई आदमी मीठा व्यवहार का भी नहीं, कई आदमी चालू भी बहुत नहीं, तो हर प्रकार का आदमी के साथ कैसा वो व्यवहार करना चाहिए वो भी आना चाहिए था। डिसीजन मेकिंग पावर, आपको कभी कभी खुद से फैसले भी लेने पड़ते हैं, तो आपके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप कोई भी डिसीजन है वो अच्छे से ले सको। कंपनी में कर्मचारियों के सामने अगर कोई समस्या आ गई है ना, आपस में कोई लड़ाई झगड़ों को, तो उन्हें समाधान करने को थाने ज्ञान होना चाहिए कि ऑफिस में कोई भी समस्या आ रही है उनका समाधान कर सको। और टाइम मैनेजमेंट, किस व्यक्ति से आपको कितना काम करवाना है, आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको इतनी भाई प्रोडक्शन करना है ना, और कोई काम करना है तो उसको करवाने का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। किस व्यक्ति से कितना काम करवाना है इसके बारे में भी आपको ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। समझ में आ गया? अगले वाला है कौशल विकसित, एक स्किल आपके सामने डेवलप करने के क्या क्या तरीके होते हैं? क्या क्या तरीके होते हैं भाई आपके सामने? पहला तरीका होता है निरंतर अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस। क्या करोगे भाई? आपके सामने रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, निरंतर अभ्यास करना होता है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। क्या करना होता है? रेगुलर आपके सामने प्रैक्टिस है वो करनी होती है, निरंतर अभ्यास करते हो, निरंतर अभ्यास करने के साथ ही आपको क्या होता है? आपकी स्किल है वो डेवलप होती है। अगला परीक्षण, ट्रेनिंग करवाओ भाई आपके सामने। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी की होगी, आपने अगर अच्छी ट्रेनिंग कर रखी होगी तो आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर अच्छी स्किल होगी, अनुभव से सीखना। भाई कोई भी आदमी कह नहीं बोली माँ की पेट में तो कोई कौन सीखे, जिंदगी में धीरे धीरे आदमी एक्सपीरियंस हो जाती तो चीज सीखे। तो कंपनी में आप काम करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप एक्सपीरियंस के आधार पे भी चीजों को सीखोगे, है ना। तो आपको क्या करना होता है भाई? अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे भी चीजों को सीखना होता है। अगला है आत्म मूल्यांकन का। भाई कोई भी आदमी काम करता है तो वो अगर 50 फैसले लोगे उसमें से आपके सामने क्या होगा? आपके 40 फैसले सही होंगे, 10 तो गलत भी जाएंगे। तो जो 10 फैसले आपके गलत हुए हैं उनको आपको सेल्फ एनालिसिस भी करना है। आत्म मूल्यांकन करने का अर्थ होता है सेल्फ एनालिसिस भी करना होता है। सेल्फ एनालिसिस का अर्थ क्या होता है? आपके सामने आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपका सही है तो अच्छी बात है, वो क्यों सही हुआ, और गलत है तो उसके अंदर क्या त्रुटि थी, आगे उस प्रकार की गलतियों से बचना होता है। तो इसी को किसके नाम से जाना जाता है? आत्म मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। आपको कोई डिसीजन तो लो तो आत्म मूल्यांकन भी करना जरूरी है। अगला पर्यवेक्षक के कार्य, कोई भी सुपरवाइजर है, कोई भी कौन है? सुपरवाइजर है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में भी अपन जानेंगे। सुपरवाइजर के क्या क्या कार्य देखने को मिलते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं भाई सुपरवाइजर का? पहला कार्य होता है कार्य का वितरण करना। कोई भी जो वर्क है, कोई भी काम है आपके सामने, कोई भी काम है, कोई भी वर्क है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्या करना? उस काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना। समझ में आ गया? अगले वाला कर्मचारियों को मार्गदर्शन करना। जितने भी उसके नीचे क्या कर रहे हैं लोग काम कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जितने भी जो मैनेजमेंट में आपके सामने लोग काम कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट के आपके सामने कर्मचारी हैं, उनको आपको मार्गदर्शन भी करना जरूरी होता है। उनको भाई मार्गदर्शन करो, उनको ये भी बताओ आपके सामने कि आपको किस किस प्रकार से कार्य करना होता है। समझ में आ गया? कार्य की प्रगति पर नियंत्रण करना। आप जितना जो काम कर रहे हो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसको कंट्रोल करना। क्या करना? आप जो कार्य कर रहे हो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को क्या किया जाता है भाई? कंट्रोल करना जरूरी होता है। आपके कार्य की जो प्रगति हो रही है, कितनी प्रगति हो रही है, उसको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। अगला अनुशासन बनाए रखना। आपके सामने जितने भी लोग नीचे काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को आपको क्या डिसिप्लिन बनाए रखना। आया को नहीं कि सब कोई लगा साथ बैठ के थे, खुद ही आपके सामने हंसी मजाक कर रहे हो तो वह लोग था सीरियस कौन लेगा। काम करवाने के लिए आपको थोड़ा सीरियस व्यक्ति बनाना पड़ेगा। आपको जो टारगेट दिया जा रहा है उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। आपके वरिष्ठ, आपके जो बड़े हैं, आपके ऑफिस में आपसे बड़े जो लोग हैं, आपके बड़े पद में है, उन लोगों को रिपोर्ट भी देनी होती है। तो अगर सुपरवाइजर क्या क्या काम होते हैं भाई? थारा कोई कंपनी है और कोई आदमी से क्या क्या काम करवाना है
समझ रहे, रामू ई काम में बढ़िया है, श्यामू बढ़िया है, मोनू बढ़िया, तो उन सब ने अपन बनो काम बांटनो। कोई भी कर्मचारियों के सामने कोई समस्या आ रही है, कोई मशीन कौन चल रही है, तो उन मार्गदर्शन देनो कि भैया मशीन नहीं चल रही है तो इन क्या सही करी जा सका है, क्या करो जा सका है, प्रोडक्शन आप और क्या बढ़ा सका, हाँ ओवर टाइम क्या करनी है, आपके सामने उनको मार्गदर्शन करने को भी काम करे जाए। अगले वाला है कार्य की प्रगति, कार्य की प्रगति पर नियंत्रण, मतलब कितना जो वर्क है उसमें प्रोग्रेस हो रही है उसको कंट्रोल भी आपके द्वारा ही किया जाता है। अगला क्या, अनुशासन बनाए रखना। अगले वाला पॉइंट क्या है, आपको डिसिप्लिन भी बनाए रखना होगा। क्या करना होगा, डिसिप्लिन भी बनाए रखना होगा। कभी कर्मचारी आपस में लड़ रहे हैं, कोई एक दो सीरियस को नहीं, काम ढंगों को कर रहा, तो डिसिप्लिन बनाना भी जरूरी होता है। और आपके जो बॉस होता है उनको रिपोर्ट देने का भी आपका काम होता है। समझ में आ गया। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, संचार, कम्युनिकेशन का अर्थ और प्रक्रिया। आप कोई भी व्यक्ति से कम्युनिकेशन करने का आपके सामने क्या मीनिंग होता है और क्या प्रोसेस होती है। तो कम्युनिकेशन करने की क्या मीनिंग और क्या प्रोसेस होती है भाई आपके सामने। संचार का अर्थ, कम्युनिकेशन का आपके सामने क्या मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है। संचार का अर्थ होता है सूचनाओं और भावनाओं को आपके सामने क्या करना, आदान प्रदान करना। मतलब आपके सामने जितने भी आपके सामने जो आपके विचार हैं, भाई आप कोई भी व्यक्ति उन थान काम कराना है, रामू अपसी काम कौन करे, तो रामू ने बैठ के समझाया कि भाई साहब काम कर ले, तू को नहीं, तेरी को नहीं, नौकरी मेरी भी जाती रहेगी। समझ में आ गई। तो यही है, आपके जो विचार होते हैं, कोई टारगेट देना है, मोटिवेट करना है, तो अपने विचारों को कोई सूचना देनी है कि भाई कंपनी की उस दिन की छुट्टी रहेगी, इतना आपकी बार को टारगेट है, इनका कंप्लीट कराना, कोई सूचना देनी है, कोई इमोशंस आपके सामने बताना है। अगर कंपनी में बढ़िया काम करियो है, आपका कोई टारगेट अचीव करे तो वह बताना। तो इन सब चीजों को आपके सामने किसके नाम से जाना जाता है भाई, कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। उन सब जो इतनी सब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उसको कम्युनिकेशन के नाम से अपन जानते हैं। अगले वाला पॉइंट है, संचार प्रक्रिया क्या होती है। संचार प्रक्रिया होती है संदेश को भेजना। क्या करना, मतलब आपको मैसेज भेजना। क्या किया जाता है, आपके सामने मैसेज को भेजा जाता है। अगले वाला संदेश भेजना, मैसेज देना, किस मीडियम के द्वारा मैसेज भेजोगे, संदेश प्राप्त करना और प्रतिक्रिया। देखो मैं बताऊं, अगर आपने के काम करना है, आप सुपरवाइजर हो और आपको दूसरे हेडक्वार्टर में कोई मैसेज पहुंचाना है, तो एक व्यक्ति होगा, आपको उसको थ्रू आप उस मैसेज को पहुंचाओगे। क्या मैसेज पहुंचाना है भाई, कंपनी के अंदर इस बार का टारगेट है, अचीव कर लिया गया, अगला टारगेट क्या उसके बारे में बताना। भाई उस संदेश को किस मीडियम से पहुंचाओगे, ईमेल के माध्यम से पहुंचाओगे, आपके सामने फोन पे बताओगे, मैनुअली बताओगे, लेटर के माध्यम से बताओगे, कौन सा मीडियम है जिसको उपयोग करना है। संदेश प्राप्त करने वाला कौन वो व्यक्ति है जो आपका लेटर या मैसेज आपके सामने प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, और कौन फिर आपके सामने उसके ऊपर जो क्या रिएक्शन देना है, प्रतिक्रिया देना है, उसके बारे में बताएगा। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है संचार के माध्यम। कम्युनिकेशन के कितने मीडियम होते हैं और कितने टाइम होते हैं। कम्युनिकेशन जो की जाती है, संचार की जाती है, उसके कितने मीडियम होते हैं और कितना प्रकार का होता है। संचार के आपके सामने कितने साधन होते हैं। पहला प्रकार होता है मौखिक, वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बोलकर जब कोई भी चीज बताई जाती है उसको कौन सा कम्युनिकेशन कहा जाता है भाई, वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहा जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। लिखित, लिखित मतलब क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी रिपोर्ट वगैरह लिख कर दे रहे हो उसको रिटर्न कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आप कोई भी आपके सामने ईमेल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से अगर कोई सूचना दे रहे हो उसको आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से आपके सामने संचार का माध्यम बोला जाता है। अब संचार के कितने प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक, फॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है भाई, आपके सामने ईमेल, लेटर के माध्यम से आप सीधे के सीधे कोई व्यक्ति को कंपनी की भाषा में चीजें बता रहे हो, तो उसको फॉर्मल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, औपचारिक भाषा के नाम से जाना जाता है। अनौपचारिक क्या होता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है आपके सामने, अनौपचारिक भाषा क्या होती है, आपका भाई जो सामने वाला है, थोड़े से दिन आप तो क्या किए, कंपनी भाषा में बात की, फिर आपके जो जिसको आपको टारगेट वगैरह बताना होता है वो आपका दोस्त बन गया, तो उसको सीधा का सीधा आप बता देते हो एक दोस्त की तरह। उसको क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, कौन कौन से ब्लॉक आ सकते हैं, कौन कौन से हर्डल आ सकते हैं, उनके बारे में अपन समझेंगे। तो कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली बाधा, भाषा की समस्या। भाई अब कोई साउथ इंडिया कोई व्यक्ति लगा हुआ है, अब उसको हिंदी भी कम समझ में आती है और वो इंग्लिश बोलता है या अपनी लोकल लैंग्वेज बोलता है, अब आपको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या हो सकता है, भाषा की समस्या सबसे बड़ी हो सकती है। या थारी भाषाएं की जोर की होगी, सामला का समझ में को नहीं आवा, है ना। तो यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज इश्यू। क्या होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैंग्वेज का इश्यू सबसे बड़ा होता है। अगले वाला, ध्यान की कमी होना। ध्यान मतलब क्या होना,
ऑब्जर्वेशन की कमी होना, काफी बार क्या आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, उसका कमी भी देखने को मिल सकती है। आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर ध्यान नहीं रखोगे, छोटी छोटी चीजें कब बड़ी प्रॉब्लम समस्याओं में बदल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला भावनात्मक कारण। भावनात्मक कारण क्या होता है? इमोशनल रीजन। इमोशनल रीजन क्या होता है भाई आपके सामने? इमोशनल रीजन ये होता है आपके सामने, आपके कोई भी इमोशंस है, आपको इमोशनल होकर आपने कोई फैसला ले लिया है ना, तो इमोशनल इमोशन होकर अभी अगर आप कोई बता रहे हो, आपके घर पे लड़ाई होगी, आपके कर्मचारियों के साथ लड़ाई होगी, तो उस समय अगर आपने कोई बात कह दी तो वो भी कम्युनिकेशन में बाधा होती है। अगली क्या? तकनीक समस्या। आपने कोई ईमेल भेजी, नहीं पहुंची, फोन पे बात की, अच्छे से नेटवर्क नहीं आया, तो ये कुछ आपके सामने संचार में मुख्य बाधाएं हो सकती हैं। लैंग्वेज में बैरियर हो सकता है, ऑब्जर्वेशन में आपका कमी हो सकती है, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इमोशनल आपके सामने इमोशनल रीजन हो सकता है, और लैक टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए भाई, अगले वाला पॉइंट है लीडरशिप का अर्थ और महत्व। लीडरशिप क्या होती है? नेतृत्व वह क्षमता है जिसे एक व्यक्ति दूसरे के लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित और प्रभावित करता है। नेतृत्व क्या होता है? लीडरशिप क्या होती है भाई? लीडरशिप वो होती है जो एक व्यक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए खुद को प्रेरित व प्रभावित करता है। भाई सीधी सीधी बात है, कंपनी में क्या है, सभी लोग एक जगह का होने काम गुण करी, तो कदे कदे होना मोटिवेट करना पड़े, क्या कर सको कि तो होना कोई बोनस देके कर सको, पिसा देके कर सको एक्स्ट्रा, है ना, या फिर आपके सामने भावनाओं के माध्यम से कर सकते हो, अपने शब्दों के माध्यम से कर सकते हो। तो लीडरशिप, अच्छा लीडर वही होता है जो सभी लोगों से अपना काम करवा ले, उसी को लीडर के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व का क्या इंपॉर्टेंस होता है? एक लीडर क्या करता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको दिशा देने का काम करता है, कोई भी संगठन होता है उसको कोई भी सही दिशा देने का काम करता है कि भाई कितनों काम करना है, कया काम करना है, आपके सामने कौन कौन विभाग में कौन कौन व्यक्ति कया कया काम करोगे उसका बारे में बताओगे। कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाता है, कर्मचारियों ने मोटिवेट करने की जरूरत पड़े, पिसा देके कर सको भाई, अगर एक दिन आपके बाद टारगेट अचीव करोगे तो सबने एक दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, सारा सारा कर्मचारी मोटिवेट हो जाएगा। कार्य कुशलता, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर एक अच्छा लीडर होगा, उसके नीचे काम करने में आपका क्या होता है, कोई भी कर्मचारी होता है उसको अच्छा लगता है और उसके काम करने का तरीका भी अच्छा बढ़ जाता है। अगले वाला है एक अच्छे नेता का गुण। एक अच्छा जो लीडर होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं? पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। एक अच्छे नेता के अंदर आपके सामने अच्छी खासी मात्रा में क्या देखने को मिलता है भाई? कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, काफी कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति होगा, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करेगा, ऐसे नहीं सिर्फ सारे दिन ज्ञान देता रहेगा, खुद भी आपके सामने बराबर काम करके दिखाएगा, ईमानदारी के साथ बताएगा, कोई भी प्रकार की पक्षपात नहीं करेगा। भैया को नहीं कि आपका चाचा भतीजा कोई आदमी लाग रहे उन तो किमी कौन खाए और दूसरा कर्मचारी सूद के दर्दे, को आदमी भी नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ काम करने वाला चाहिए। डिसीजन पावर, कोई भी डिसीजन ले, निर्णय ले, वो निर्णय आपके सामने सही से ले, आपके सामने उसकी डिसीजन पावर भी अच्छी होनी चाहिए। सिंपैथी, सहानुभूति क्या होती है? सिंपैथी मतलब आपके सामने कोई कर्मचारी है, उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है, आपके सामने वो बीमार हो गया है, तो उसके साथ बैठे, उसके साथ बातचीत करे, उसको समझाए, आपके सामने समझ में आ गया, तो सहानुभूति देने वाला भी आपके सामने होना चाहिए। नेतृत्व और प्रेरणा में संबंध, लीडरशिप और मोटिवेशन के बीच में आपके सामने क्या रिलेशन होता है? प्रेरणा वो शक्ति होती है, मोटिवेशन आपके सामने वो आपके सामने शक्ति होती है, जो वो पावर होती है जिससे कोई कर्मचारी एक अच्छा कार्य करने के लिए उत्साहित होता है। जिससे क्या होता है, कोई भी कर्मचारी एक बढ़िया काम करने के लिए क्या रहता है? मोटिवेट रहता है। क्या रहता है? आपके सामने मोटिवेट रहता है। तो यही है, मोटिवेशन आपके सामने वो पावर होती है जिससे कोई भी कर्मचारी एक अपना काम करने के लिए हमेशा क्या रहेगा? उत्साहित रहेगा, मोटिवेट रहेगा। नेतृत्व और प्रेरणा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेतृत्व है आपके सामने, लीडरशिप होती है, और मोटिवेशन है वो आपस में क्या रहते हैं भाई? आपके सामने एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगले वाला पॉइंट है संगठनात्मक नेतृत्व है, और संगठनात्मक नेतृत्व और नेतृत्व नैतिकता क्या होती है? संगठनात्मक नेतृत्व क्या होता है? संगठन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नेतृत्व करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसका कोई लीडर आपके सामने, समझ में आ गया? तो उसमें क्या है, उस संगठन के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी का लक्ष्य, टारगेट, मतलब इस साल अपने को 1 करोड़ का प्रोडक्ट बेचने हैं, अपने को 1,000 प्रोडक्ट बनाने, 2,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, इतना जो कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए आप लीडरशिप करते हो, उसको क्या कहा जाता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है नेतृत्व नैतिकता। नेतृत्व नैतिकता क्या होती है आपके सामने? लीडरशिप इथिक्स के नाम से। कोई भी नेता है वो कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, और उसका नैतिक व्यवहार होना चाहिए। सभी लोगों के साथ आपके सामने वो अच्छा व्यवहार करे, ईमानदारी के साथ व्यवहार करे,
सहानुभूति भी रखे लोगों के ऐ बात है उठ बैठ रखे लोगों के साथ सबका साथ बनने से ऐ कोनी सबका मायने पड़े खड़ूस हो एकदम। नैतिक नेता के गुण, इथिक्स वाले नेता सत्यनिष्ठ ऑनेस्टी के साथ करे, न्याय करे सभी लोगों के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। चलिए लास्ट दो आपके सामने टॉपिक बचे इनको और देख लेते हैं। नेतृत्व की शैलियां, लीडरशिप आपके सामने स्टाइल किस प्रकार की होती है। पहले अधिनायकवादी, अया को आदमी भाई साहब जो अथॉरिटी रखे, अथॉरिटी मतलब जोर जमावा भैया कोई भी आदमी ऑर्डर दे ओ काम कर लिया, ओ काम कर लिया, ओ कर लिया, ओ कर लिया, एक आदमी को नहीं जो जोर जमान को काम करे उसको क्या कहा जाता है, अधिनायकवादी के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी वह आदमी हुआ है जो सबका साथ बैठ के घुल मिल के काम करे और कदे कमी बेसी रह रही है तो खुद भी मिलके काम कर ले, है ना, सबने मोटिवेट करके रखा है। परिस्थिति आधारित, परिस्थिति आधारित मतलब अया को आदमी जब जरूरत पड़े काम को लोड पड़े जो तो क्या बन जा, अधिनायकवादी बन जा, सबने ऑर्डर दे ओ काम करना रे इतनी तारीख तक हो जाना चाहिए, है ना। और जब काम कम रहे तब लोकतंत्रवादी कहते साथ उनके साथ बैठ जा बतला ले, है ना। तो इसको ये कैसे लीडर होता है भाई आपके सामने, ऐसे लीडर को परिस्थिति आधारित लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। अगला है भावनात्मक बुद्धिमत्ता आधारित, मतलब काफी लीडर होते हैं ना वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इमोशनली स्ट्रांग मतलब क्या होता है, आपके सामने कैसी परिस्थिति आ जाए वो अपना है पेशेंस कभी भी लूज नहीं करते हैं। अगला है परिस्थिति आधारित नेतृत्व, मतलब सिचुएशन रिलेटेड लीडरशिप कौन सी होती है, परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व शैली बदलती रहती है, परिस्थिति आधारित नेतृत्व कहलाता है। मतलब समय के साथ सिचुएशन बदलती रहे उसी के हिसाब से अगर आप लीडरशिप करते हो उसको नेतृत्व आधारित लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। इससे क्या होता है, कर्मचारी का विकास है वो बहुत बेहतर होता है। तो बच्चों ये था आपके सामने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का पेपर, पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना भाई, आपके सामने 20,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे करवा दो ज्यादा से ज्यादा। चलिए बच्चे आपके सामने ये अपना जो क्लास है वो खत्म हो गई है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।